हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 28 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत में सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं क्योंकि आज पद्म पुरस्कार भी हम लोग कवर करेंगे, तो आपको इन तक देखना है अच्छे से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद के खिलाफ सेना और पुलिस ने ऑपरेशन त्रासी 1 शुरू किया। पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इसकी लंबाई 34.5 किलोमीटर की है। टोटल 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई। इसमें विषयवार तरीके से जारी की गई थी, कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। भारत का शीर्ष संस्थान बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, इसका भारत रंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, 25वां संस्करण। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड नमिता गोखले जी को दिया गया। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की, जिसके तहत सभी पंजाब के निवासियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्ट को गीतकार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और वहीं ग्रासा मासेल, ये नमीबिया की हैं, इनको इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा बरगुम्मा नृत्य महोत्सव शुरू हुआ। ये महोत्सव असम में शुरू हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें रिपब्लिक डे ऑफर अभी भी चल रहा है। एमजेटी ऐप पर जा करके आप ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज का फायदा उठा सकते हो भारी छूट पर। तो जाइए, अंतिम अवसर है ऑफर का फायदा उठाइए। जो भी ई बुक्स आप लेना चाहते हैं, जो भी वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हैं, उसको एमजेटी ऐप से प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ भेज दी जाती है, तो टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन करिए। पहला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो देखिए, पद्म पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति जी देते हैं और ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किए जाते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है, तो आपको बताना है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, मतलब 25 जनवरी की शाम को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, तो 25 जनवरी की शाम को, या जिसे कह सकते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, तो इस पर ये अनाउंस किए जाते हैं। तो जो ऑप्शन में एग्जैक्टली वर्ड रहता है वो यही रहता है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। ठीक है, वहाँ 25 जनवरी नहीं लिखा रहेगा। तो देखिए, तो अब ये इस बार जो दिया गया है वो टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, 131 की। इसमें 5 तो पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री हैं। आप जानते हो 3 पद्म पुरस्कार होते हैं 3 प्रकार के। एक पद्म विभूषण, जो कि दूसरा नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न अलग से दिया जाता है, भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद पद्म पुरस्कारों के नंबर आता है। ये 4 ही नागरिक सम्मान है भारत में, ध्यान रखना, सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं। तो पद्म विभूषण जो होता है ये दूसरा नागरिक सम्मान, और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म सम्मान। फिर पद्म भूषण का नंबर आता है, ये तीसरा नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा, और दूसरा पद्म सम्मान है सबसे बड़ा। पद्मश्री फिर चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और तीसरा पद्म सम्मान है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं विजेताओं पर। विजेताओं की लिस्ट अगर आपको जानना है तो ध्यान रखिए कि आपको पद्म विभूषण याद रखना होगा और पद्म भूषण, इन दोनों को तो कम से कम आप रट डालिए। पद्मश्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपसे पद्मश्री वाला भी पूछ लिया जाएगा। किस्मत अच्छी है तो पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी। ठीक है, इसका कोई माप तोल नहीं है, क्योंकि देखो 113 नाम आप किसी भी तरीके से मैं याद नहीं करवा सकता आपको कि पद्मश्री का 113 नाम आपको रटवा दूं, ऐसा दुनिया में कोई वो नहीं है। जब तक आप रटोगे तब तक पता लगेगा अगली साल का अनाउंस हो गया है ना। तो इसीलिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण रट डालिए। पद्मश्री में एक बार रीडिंग लगा लीजिए, किस्मत अच्छी रही तो भिड़ा गया अगर तब तो दिमाग में, तब तो मिल गया, नहीं तो किस्मत अगर खराब है तो पद्मश्री ही आपसे पूछ लेगा। तो देखिए, पद्म विभूषण देखेंगे तो धर्मेंद्र को इस बार मिला है, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से आते हैं और वैसे तो ये नेटिव है पंजाब के, लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र आप जानते हो लीजेंडरी एक्टर, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो मरणोपरांत इनको मिला पद्म विभूषण। केटी थॉमस ये सार्वजनिक मामलों से हैं, केरल से हैं और इनको मिला है इस बार पद्म विभूषण। सुश्री एन राजम को मिला है, कला के क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। श्री पी नारायण
ये साहित्य और शिक्षा से मिला है केरल से। और श्री वी एस अच्युतानंद, ये वी एस अच्युतानंद ये भी मरणोपरांत पाए हुए हैं, केरल के हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, 3 केरल के लोगों को मिला है इस बार पद्म विभूषण, एक उत्तर प्रदेश से है, एक महाराष्ट्र से। ठीक है, अब आता है पद्म भूषण पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 पद्म भूषण अवार्डी हैं। इसमें अलका याग्निक हैं, अलका याग्निक आप जानते हो गायक हैं, सिंगर रही हैं, तो कला के क्षेत्र में इनको मिला है। भगत सिंह कोश्यारी को मिला है, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है ना, तो भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, ये दवा के मेडिसिन के क्षेत्र में पाए हुए तमिलनाडु से हैं। मम्मूटी, इसके अलावा नारी दत्तात्रेय, पीयूष पांडे आप जानते हो बहुत ही फेमस ये एडवर्टाइजमेंट के वो थे और इनका भी निधन हुआ था, मैंने बताया था क्वेश्चन, है ना। तो इनका निधन हुआ था तब बना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब मिला है पद्म भूषण, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा SK मेलानंद सामाजिक कार्य से। सत्यवाधानी आर गणेश, ये शिबू सोरेन आप जानते हो हेमंत सोरेन जी के पिताजी, और ये झारखंड अलग करवाए थे, उसके बाद उसके पहले मुख्यमंत्री भी बने थे झारखंड के। उदय कोटक आप जानते हो बिजनेसमैन, और VK मल्होत्रा और वेल्लापाली नटेशन, विजय अमृतराज, इन सबको मिला है पद्म भूषण। अब पद्मश्री की भी लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसको मैं पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि 113 नाम है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं पूरा लिस्ट पूरा कंटेंट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपको PDF में मिल जाएगा, तो PDF से आप एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेना। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर रीडिंग लगाओगे, हो सका कोई नाम ऐसा दिमाग में बस गया जो अच्छा लगा आपको और याद रह गया। जैसे आप देखो सविता पूनिया आपको नाम सुना सुना लग रहा है, अब खेल से संबंधित हैं ये, है ना। तो अब सविता पूनिया दिमाग में अगर बैठा है तो फिर आप याद रहेगा, अगर तो पूछ लिया गया, अगर तो आप बता लोगे, नहीं तो किस्मत के ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे एक बार रीडिंग आपको लगा लेना है, ठीक है। बाकी पद्मश्री याद करने का कोई ट्रिक नहीं है भाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को एक और दिवस याद रखना, एक तो स्वच्छ ऊर्जा वाला याद रखवाया हमने, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी याद रख लेना, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। सीमा शुल्क या कस्टम्स आप जानते हो, अभी एक मूवी भी आई हुई है कस्टम ऑफिसर करके, ऐसे कुछ है ना, कस्टम्स ऑफिसर करके है शायद मूवी, या ऑफिसर्स ऐसे है, इमरान हाशमी की मूवी आई हुई है। तो उसमें यही दिखाता है कि मतलब एयरपोर्ट वगैरह पर या पोर्ट वगैरह पर जब भी कोई चीज़ें आती हैं, सामान आते हैं, तो उसको सामान के अनुसार कस्टम्स ड्यूटी उस पर लगती है। अगर मान लो कोई इलीगल आ रहा है तो और ज़्यादा मात्रा में कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो कस्टम ड्यूटी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क है, सीमा पर जो लिए जाने वाले शुल्क होता है उसे कस्टम्स कहते हैं। अब ये सभी के लिए होता है, सभी को भरना पड़ता है, और इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाला सीमा शुल्क। ओके, तो शुरुआत 1953 में हुई थी और विश्व सीमा शुल्क संगठन भी है जिसके 183 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगला, अब ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक कल और परसों बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया, इसको परचेज किया। आप लोग भी लीजिए, आप लोग ना सोते रहते हो, जगाना पड़ता है। लास्ट ऑफर है भाई, अब इसके बाद कोई आपका फेस्टिवल नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, तो आपका कोई ऑफर नहीं आने वाला है। तो जिसको जिसको भी लेना है ले डालो, वरना फिर ऑफर के इंतजार में मत रहना, क्योंकि अब इसके बाद ऑफर नहीं आएगा, आपका एग्जाम आएगा, आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा और फुल पेमेंट पर चीज़ें लेनी पड़ेगी। ऑपरेशन मेगा बुरू जो एक नक्सल विरोधी अभियान है, ये किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है झारखंड में। झारखंड में ऑपरेशन मेगा बुरू चल रहा है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है नक्सल को खत्म करना, क्योंकि आप जानते हो गृह मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है पहले ही भाई कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत करना है। मार्च 2026 का टारगेट है, और अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं? जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी की तरफ आ गए हैं। तो नक्सलियों को खत्म करना है, इसीलिए ढूंढ ढूंढ करके नक्सल विरोधी अभियान चला चला करके नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। CRPF की कोबरा बटालियन, झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, ये सब मिल करके अभियान चला रहे हैं जगह जगह पर। तो ऑपरेशन मेगा बुरू ये चल रहा था, जिसमें अभी 17 से ज़्यादा नक्सली माओवादी मारे गए। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतिराम माझी उर्फ अनल ये भी शामिल था, और ये भी
गिरा दिया गया। अब यहाँ पर वहाँ की जो डीजीपी हैं तदासा मिश्रा ने बताया है, जो अभी पहली महिला डीजीपी बनी थी, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है तदासा मिश्रा, ये भी याद रखना, तो नई नियुक्ति हुई है। तो इन्होंने बताया कि भाई देखो ये जो कार्रवाई हुई ना, इसके लिए कोबरा बटालियन की 209 बटालियन को इनको और 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, सीआरपीएफ को 1 लाख रुपए और झारखंड पुलिस को भी 1 लाख रुपए सम्मान दिए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा एक अभियान इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। अब ये सीआरपीएफ से जुड़े स्ट्रेटेजी के प्रश्न हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, ये मैं आपको अभी बताया हूँ कुछ दिन पहले, इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आईसीसी ने घोषणा की है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब बांग्लादेश नहीं खेलेगा। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रहा था, तो फिर बांग्लादेश को कहा गया कि तुम भाई जाओ, तुम्हारी जगह पर हम खिला लेंगे स्कॉटलैंड को। किसको? स्कॉटलैंड को। तो क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि बांग्लादेश की जगह पर कौन खेलेगा, तो आपको बताना है स्कॉटलैंड खेलेगी। एक नई टीम अब टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था भाई फॉर द सिक्योरिटी रीजन हम लोग इंडिया में खेलने जाने नहीं वाले हैं। तो आईसीसी ने कहा ठीक है, नहीं जाओगे तो हटो यहाँ से, तुमको खेलना ही नहीं दिया जाएगा, तुम इंडिया थोड़ी ना हो। जैसे इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएंगे, तो इंडिया का मैच दुबई में करा दिया जाता है, क्योंकि भाई इंडिया की कुछ वैल्यू है। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई भले से ही निकम्मा बोर्ड है, लेकिन कुल मिलाकर के 70 से 80% फंड करता है आईसीसी को। तो भारत का मैच तो होना ही था, ऐसा नहीं होगा कि बिना भारत के ही कोई टूर्नामेंट हो जाए। तो भारत का मैच अगर बिना भारत के मैच की कोई टूर्नामेंट हो जाएगा ना, पता चलेगा कि सबको सैलरी नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति है, क्योंकि भारत की ही मैच होने पर ये लोग की कमाई होती है, चाहे वो टिकट बेचने के मामले में हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग के मामले में हो, चाहे व्यूअरशिप के मामले में हो, चाहे इंटरनेट पर हो। जब भारत की कोई मैच होता है तभी व्यूअरशिप मिलता है, तभी स्पॉन्सरशिप मिलता है, तभी एडवर्टाइजमेंट मिलता है, तभी लोग की कमाई होती है। चलिए टी20 वर्ल्ड कप आया, टी20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और पहला वाला भारत ने ही जीता था। भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता भी है, 2007 वाला, 2024 वाला। इसके अलावा 2009 में पाकिस्तान ने जीता था, 2010 में इंग्लैंड ने, 12 में वेस्ट इंडीज ने, 14 में श्रीलंका ने, फिर 16 में वेस्ट इंडीज ने, फिर 21 में ऑस्ट्रेलिया ने, फिर 21 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और फिर 2022 वाला इंग्लैंड ने जीता था। इस बार भारत में ही आयोजित होने जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप। ठीक, अगला क्वेश्चन, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के लिए थीम देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला होने जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन होता है, ये बहुत बड़ा बुक फेयर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। इसमें अर्जेंटीना को इस बार थीम कंट्री चुना गया है। थीम कंट्री मतलब कि अर्जेंटीना पर बेस्ड कुछ चीज़ें इसमें स्पेशलाइज्ड तौर पर दिखाई जाएंगी, शोकेस की जाएंगी। तो 49वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का, और अर्जेंटीना थीम देश है। थीम देश बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। और पहली बार है जब दक्षिण एशिया से बाहर का देश कोई इसका थीम कंट्री बना हुआ है। तो ये 22 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। साल्ट लेक कोलकाता में होगा, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की हेल्प के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, जो यात्रियों को बताएगा कि कहाँ से कौन सी ट्रेन आएगी, किस पर, और कौन सा प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, टिकट कैसे लेना है, और आपको टिकट कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें सुविधाएं ये बताएगा। मतलब वही कि जो पूछताछ वाला एक केंद्र होता है, पूछताछ वाली विंडो होती है, आप देखते हो अक्सर वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात कर दिए जाएंगे, लोग जा करके उनसे अपनी क्यूरीज पूछ सकेंगे। हमारे यूपी बिहार में अगर आ गया तब तो फिर लोग जा करके बस उससे मस्ती करेंगे, है ना। खैर, ASC अर्जुन नाम है इसका, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर है ये, ह्यूमनॉइड रोबोट है, और इससे लोग अपने क्यूरीज वगैरह पूछेंगे, यात्रियों की सुरक्षा और सहायता करने के लिए काम करेगा। ठीक है, यात्रियों के सवालों का जवाब देगा, उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। तो नाम है इसका ASC अर्जुन, ASC अर्जुन नाम याद रखना। AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, 24/7 ये काम करेगा राउंड द क्लॉक, और इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी जानकारी देगा, तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, इन सब में ये जानकारी देगा। आने वाले दिन में और भी इसमें लैंग्वेज इनबिल्ट की जाएंगे, इंस्टॉल की जाएंगे। तो देखिए, भारतीय रेलवे से रिलेटेड वैसे तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ स्टैटिक जीके का पॉइंट है, आप इसको रीडिंग लगा लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ PDF भी जरूर पढ़ लिया करो। PDF में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, और इस समय कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो ये सब कंटेंट का आप फायदा उठाइए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष अब बना दिए गए हैं शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। शेख जोआन बिन अहमद अल थानी, ठीक है, ये
ओसीए के होंगे, ध्यान रहे। तो एक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो पूरे पूरे दुनिया भर के लिए है, इंटरनेशनली काम करती है। और एक है ओसीए, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, ये उसी आईओसी का एशिया वाला वर्जन है या एशिया वाला यूनिट है कह सकते हो, ठीक है। तो उसी की जो एशिया यूनिट है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शेख जुआन बिन हमद अल थानी। ये कहाँ के हैं? कतर के हैं। किसकी जगह पर आए हैं? ये शेख अहमद अल फहद अल सबा का स्थान लिए हैं, इससे पहले ये थे, ठीक है। तो कतर ओलंपिक के अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष भी हैं और अब ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी ये चुनाव ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी को 46वीं ओसीए जनरल असेंबली मीटिंग थी और उसी में ये चुना गया है। अगला, अब ओलंपिक तो आप जानते हो, अगला वाला कहाँ पर होने वाला है? लॉस एंजलिस में होगा 2028 का ओलंपिक, ठीक है। फिर 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन में, 2036 वाला हो सकता है हम लोग पा जाएं। ओलंपिक के बारे में जानिए। सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक जो हुआ था वो 776 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन बाद में बंद हो गया था। वो ओलंपिया में हुआ था, इसलिए उसका नाम ओलंपिक पड़ा भी। तो ग्रीस में हुआ था और फिर ग्रीस में ही एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई 1896 में। पियरे डी कोबार्टी ने इसकी शुरुआत करी, इसलिए उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक भी कहा जाता है, ये याद रखना, पूछा जाएगा। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में। अच्छा, इससे 2 साल पहले आईओसी की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, 1894 में। तो 2 साल पहले स्थापना हुई, फिर 2 साल बाद उसने पहला ओलंपिक सक्सेसफुली कराया, ठीक है। भारत 1900 के ओलंपिक से शामिल होना शुरू हुआ, मतलब कि तब ब्रिटिश भारत था, स्वतंत्र भारत नहीं था। और इसमें जो छल्ले होते हैं, 5 जो छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर हैं आपके लिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2026 पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको याद हो अगर तो ये गए हुए थे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के मिशन में ये गए हुए थे, क्योंकि ये भारत का जो गगनयान मिशन होने वाला है ना, तो उसके लिए इनको ट्रेन किया जा रहा है। गगनयान मिशन के तहत हम लोग पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे अंतरिक्ष में, है ना। तो ये भारत का पहला इंडिजीनियस मिशन होगा। तो उसमें ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हैं जो कि एयरफोर्स के हैं, और इनको इनकी इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि ये गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ से वापस भी आए सक्सेसफुली, तो इनको इनकी इस उपलब्धि के लिए अशोक चक्र से इस बार सम्मानित किया गया है। तो आईएसएस पर जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। भारतीय मतलब कि जैसे कि भारतीय मूल की अब तक गई हुई थी, जैसे अभी सुनीता विलियम्स ने संन्यास लिया, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया वीडियो में। तो वो भारतीय मूल की थी लेकिन अमेरिकी थी, लेकिन ये पूरी तरीके से भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो ये पहले भारतीय बने, ठीक है ना। एक्चुअल की भारतीय यही है समझो, क्योंकि ये भारत के लिए गए थे, भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे। सुनीता विलियम्स जो थी वो अमेरिका की तरफ से गई थी, अमेरिका को रिप्रेजेंट करने गई थी। ऐसी और जो भारतीय मूल के गए हुए हैं वो सब अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए जाते हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट करते हुए गए थे, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला जो कि एयरफोर्स में भी हैं और ये अब एस्ट्रोनॉट भी हैं और गगनयान मिशन की ये प्रमुख यात्री हैं, कैप्टन भी होंगे। गगनयान मिशन के तहत हम लोग 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेंगे, लेकिन वो इसरो का मिशन होगा। तो ये एक्सियोम मिशन के तहत गए थे, नासा का जो एक्सियोम 4 मिशन था उसके तहत इनको भेजा गया था, ठीक है, आईएसएस पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट पर ये घूमता रहता है और इसकी रफ्तार अगर आप पूछना चाहो तो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। सोचो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा, इस रफ्तार से ये चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी का, ठीक है। अगला, 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं। ध्यान रहे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं जीतने की बात हो रही है, वैसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीतने की बात होगी तो उसमें भी सबसे ज्यादा बार ही जीते हैं, 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं अकेले। लेकिन ग्रैंड स्लैम में भाई टूर्नामेंट है तो कई सारे मैच जीते जीते तब फाइनल जाकर के जीतना होता है। तो 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स का रिकॉर्ड बहुत पहले ही तोड़ दिया था। जैसे रोजर फेडरर 369 मैच जीते थे, सबसे हाईएस्ट था, फिर सेरेना विलियम्स 367 मैच जीती थी, ये 400 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इकलौते ऐसे हैं और इतना लंबा, मतलब शायद ही आगे आने वाले समय में इनका रिकॉर्ड टूटे। तो फिलहाल ये अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और जनवरी में शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये मैच अभी खेल रहे हैं और 2 मैच जीत चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन से मैदान पर कौन सा खेला जाता है
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट या रबर कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये मिट्टी के मैदान पर, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो होता है ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। अगला, हाल ही में 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई? 500 सिंगल्स जीते हैं जिसने, तो ये बन गई हैं पीवी सिंधु, पुरुषला वेंकटा सिंधु। ये पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मैच जीती। अगेन फिर मैच की बात हो रही है, टूर्नामेंट की बात नहीं हो रही है। ये बैडमिंटन संबंधित हैं, भारतीय शटलर हैं, 2 बार ओलंपिक में मेडल भी जीत चुकी हैं। एक बार 2016 के रियो ओलंपिक में, एक बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। रियो में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, टोक्यो में जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। लेकिन ओवरऑल करियर में अपने 500 सिंगल्स मैच जीत चुकी हैं और ये एकमात्र ऐसी भारतीय महिला शटलर बन गई है। महिला क्या, पुरुष में भी जान लो, क्योंकि पुरुष में शटलर उतना कोई बढ़िया खास रहा नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। पीवी सिंधु को 2013 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, 2015 में पद्मश्री, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2020 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी बायोग्राफी का नाम है शटलिंग टू द टॉप, ठीक है। ये पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी समझ लो या बायोग्राफी समझ लो। तो इनके जिसके लेखक वी कृष्ण स्वामी थे, लेकिन इनके साथ मिलकर के इन्होंने लिखा था। तो शटलिंग टू द टॉप इनकी बायोग्राफी, ओके। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा ई बुक्स पर आखिरी मौका है, आप ब्रह्मास्त्र ई बुक पर पहली बार डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका आप फायदा उठाइए, जा करके MJT ऐप से परचेज कीजिए। लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 2011 में मनाया गया था, शुरुआत हुई थी जब। सबसे पहले किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार या कहें प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड मिला था? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये बताइए। इसके अलावा यूनेस्को की काजीरंगा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा? ये बताइए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना है। इसके अलावा अगर आप हमारे संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच से जुड़िए। इसमें करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की आपको पढ़ाया जाता है। अनलिमिटेड वैलिडिटी के लिए है, आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, बायलिंगुअल होगा क्लासेस, टॉपिक वाइज होगी क्लासेस, डिटेल क्लास नोट्स के साथ में। इसके अलावा जीएस सफलता बैच भी है, इसको जीएस के लिए आप ले सकते हैं। ये दोनों ही बैच पर अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप चाहिए MJT ऐप पर, उसका फायदा उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।